हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर पी कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वे में स्वागत करता हूं। जो स्टूडेंट आज पहली बार इस चैनल पे आए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल को बजा दें ताकि आपको इसी तरीके से अच्छे वीडियो आप तक पहले पहुंचता रहे। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से एक बार याद दिला देता हूँ कि हर सेशन के एंड में आज ही के पढ़ाए हुए टॉपिक से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। सही जवाब देने वाले को अगले वीडियो में दिखाया जाता है उनके पिक्चर के साथ। तो क्या आप तैयार हो जाइए वीडियो को अंत तक देखने के लिए और उन प्रश्नों का आंसर देने के लिए। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, निविड़ संकुलित जालक में रिक्तिका या अंतरकाशीय स्थल। तो आज जानते हैं कि ये जो निविड़ संकुलित संरचना है, जालक है, उसमें रिक्तिका या अंतरकाशीय स्थल क्या होते हैं, इसे कैसे जानते हैं, ये रिक्तिका कहलाते क्या हैं, कैसे ये पाए जाते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर? तो पहले जानते हैं कि रिक्तिका और अंतरकाशीय स्थल होता ही क्या है। What do you mean by interstitial site और void? आखिर में ये void और interstitial site होते ही क्या हैं? रिक्तिका होता ही क्या? रिक्तिका का मतलब क्या समझते हैं? तो ध्यान से देखिए, किसी क्रिस्टलीय जालक में निविड़ संकुलन के बाद, निविड़ संकुलन जब कर दिए, क्लोज पैक कर दिए, तो उसके बाद जो रिक्त स्थान उसमें बच जाता है अवयवी कणों के बीच, वही कहलाता है रिक्तिका या अंतरकाशीय स्थल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी क्रिस्टलीय जालक में निविड़ संकुलन के पश्चात, किसी क्रिस्टलीय जालक में निविड़ संकुलन के पश्चात जो रिक्त स्थान, खाली स्थान बच जाता है शेष, उसी रिक्त स्थान को हम लोग कहते हैं रिक्तिका या अंतरकाशीय स्थल। क्लियर हो गया? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी क्रिस्टलीय जालक में निविड़ संकुलन के पश्चात, उसके कुल जितने भी स्थान है, निविड़ संकुलन के पश्चात जो रिक्त स्थान, खाली स्थान बच जाते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं रिक्तिका या अंतरकाशीय स्थल। क्लियर हुआ? रिक्तिका और अंतरकाशीय स्थल कोई भी अगर क्रिस्टल है तो जितना ज्यादा रिक्तिका होगा उस क्रिस्टल का स्थायित्व उतना कम होगा। या मैं ये कहूं कि रिक्तिका जितना कम होगा, रिक्त प्रतिशत जितना कम होगा, खाली जगह जितना कम होगा, वह क्रिस्टल उतना ही अधिक अस्थायी होगा। अगर रिक्तिका की जहां तक बात किया जाए साइज का, रिक्तिका की जो साइज है वो इस बात पे निर्भर करता है कि जो अवयवी कण हैं, गोले हैं, तो गोला बड़ा है या छोटा है। अगर गोला का साइज छोटा है तो रिक्तिका भी छोटा होगा, गोला का साइज बड़ा है तो रिक्तिका जो खाली जगह है, रिक्त स्थान, वो भी ज्यादा बड़ा होगा। क्लियर है? शिपी तथा सीशिपी दोनों प्रकार की निविड़ संकुलित संरचनाओं में 26% 26% क्या होता है? रिक्त प्रतिशत होता है। इसमें 2 प्रकार की रिक्तियां देखे जाते हैं। रिक्तियां मतलब कह सकते हैं कि जो रिक्तियां हैं अंतरकाशीय स्थल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला है, ध्यान से देखिए, तो पहला है चतुष्फलकीय रिक्तिका और दूसरा है अष्टफलकीय रिक्तिका। क्लियर हुआ? पहला है चतुष्फलकीय रिक्तियां और दूसरा है अष्टफलकीय रिक्तियां। तो अब जानते हैं हम लोग कि चतुष्फलकीय रिक्तियां क्या होता है। चतुष्फलकीय रिक्तियां का मतलब कैसा दिखता होगा, वो होता कैसा होगा, वो कैसे बनता होगा। तो जानते हैं चतुष्फलकीय रिक्तिका। जब निविड़ संकुलित संरचनाओं में एक गोला को 3 गोलों के ऊपर स्पर्श करते हुए रखा जाता है तो उन चारों गोलों के मध्य जो रिक्त स्थान शेष बच जाता है उसे चतुष्फलकीय रिक्तिका कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, निविड़ संकुलित संरचनाओं में जब आपने बहुत अच्छे तरीके से पैक किया, निविड़ संकुलित संरचनाओं में जब एक गोला को 3 गोलों के ऊपर स्पर्श करते हुए रखा जाता है तो इन चारों गोलों के स्पर्श, ध्यान से देखिएगा, इन चारों गोलों के मध्य में जो रिक्त स्थान बच जाता है उसे चतुष्फलकीय रिक्तिका कहते हैं, चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं। क्लियर हुआ? इसका मतलब चतुष्फलकीय रिक्तियां का मतलब ये हुआ कि ये 4 गोलों से घिरे हुए जो रिक्त स्थान है, 4 गोलों से घिरे हुए रिक्त स्थान चतुष्फलकीय रिक्तियां कहलाते हैं, चतुष्फलकीय रिक्तियां कहलाते हैं। क्लियर हुआ? एचसीपी तथा सीसीपी संरचनाओं में प्रत्येक
अपने ऊपर एवं नीचे 3 अन्य गोलों से, ध्यान सुनिएगा, HCP तथा CCP संरचनाओं में, HCP तथा CCP संरचनाओं में प्रत्येक गोला ऊपर एवं नीचे 3 अन्य गोलों के संपर्क में रहता है या स्पर्श करता है, 3 अन्य गोलों को स्पर्श करता है। अतः हम कह सकते हैं कि एक गोला जो है, एक गोला दो चतुष्फलकीय रिक्त बनाने में क्या होता है, संबंधित होता है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं चतुष्फलकीय रिक्त की संख्या, उसमें उपस्थित गोला है या परमाणु उसको कहें, आयन कहें, उसका क्या होता है, 2 गुना होता है। क्लियर है? तो ये हुआ चतुष्फलकीय रिक्त की त्रिज्या। अब हम लोग जानेंगे कि चतुष्फलकीय रिक्त की त्रिज्या, ध्यान से देखिए, चतुष्फलकीय रिक्त की जो त्रिज्या है स्मॉल r और जो परमाणु की त्रिज्या है कैपिटल R, इन दोनों में क्या संबंध है कर रहे हैं, ध्यान से आप लोग देखिए। तो टॉपिक आप लोगों ने देखा, चतुष्फलकीय रिक्त की त्रिज्या एवं परमाणु की त्रिज्या जो है कैपिटल R में क्या संबंध है। अब उसे हम लोग प्रूव करते हैं कि ये आया कैसे और इसमें वैल्यू क्या आएगा। क्लियर? तो ये फिगर को ध्यान से देखिए, ये घन ये है। अब इस घन में हमने क्या किया, 3 परमाणु लिया जो आधार पे रखा, कौन कौन, A, E और F को, जो तीनों को रख दिया एक बेस पे, A, E, F को, जो तीनों को स्पर्श करते हुए रखा, जिनकी सबकी त्रिज्या कितना है, कैपिटल R है। ये इस तरीके से 1 और ये 2 और ये 3, तीनों को हमने स्पर्श करते हुए रखा है। चौथा जो है, जो ऊपर से रख रहे हैं, ये B, ध्यान से देखिए, 1, 2, 3 और चौथा ऊपर से रख रहे हैं। तो इनके बीच में एक गोला बना, ये खाली जगह बच गया, जिसे हम लोग कह रहे हैं रिक्ति का स्मॉल r। फिर से समझिए, हमने मान लिया बेस है, बेस पे देखिए यहाँ लिखे हुए, माना कि AEF त्रिकोणीय आधार बनाते हैं। त्रिकोणीय आधार का मतलब है तीनों ये बनाते हैं त्रिकोणीय और समान एक सेम तल पर है। तो देखिए AE जो F है, ये इस तरीके से AEF समान आधार पे हो गए। अब उसके ऊपर से रख रहे हैं, मैंने कहा ना एक गोला को रखना है उन 3 गोलों के ऊपर स्पर्श करते हुए, तो ये 3 गोला है AEF, इसके ऊपर से रख रहे हैं B को। यहाँ पे जैसे ही रखेंगे तो उनके बीच एक रिक्त स्थान बना, जिसकी त्रिज्या मान लिए कि स्मॉल r है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब ये जानते हैं और ये मान लिए कि घन जो बना है उसकी जो साइड है, कोर है, वो कितना है, A है। तो कैसे अब इसे निकाला जाए, तो हमने पहले ही मान लिया कि जो ये गोला है उसकी त्रिज्या कैपिटल R, गोला का त्रिज्या कैपिटल R और जो रिक्तिका है उसकी त्रिज्या स्मॉल r। तो देखिए ABC में त्रिभुज ABC में अगर हम AB निकाल लें, ध्यान समझेंगे, हमें R में और स्मॉल r में संबंध चाहिए। हमने पहले AB निकालना है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हमने रख दिया। AB स्क्वायर, अब AB स्क्वायर जो है उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन गया। AC का वैल्यू कितना है, सारा साइड कितना है, A है, A रख दिया, A का स्क्वायर और A का स्क्वायर। तो AB का वैल्यू आ गया 2, अब A स्क्वायर 2A स्क्वायर सॉल्व किए तो ये आ गया √2A। अब इसको हम लोग AB को ध्यान से देखिए, ये भी R, क्योंकि ये दो टच करते हैं, स्पर्श करते हैं। मैंने बताया ना कि जब तीनों स्पर्श करते हुए रखना है तो इसकी त्रिज्या कैपिटल R, इसकी त्रिज्या कैपिटल R, तो ये हो गया 2R इज इक्वल टू √2A। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2/2, तो √2 से 2 कैंसिल हो गया तो आया √2, A/√2 निकल गया कैपिटल R। अब हमको निकालना है, अगर ये वैल्यू निकाल लें तो हमें समझ में आ जाएगा कि स्मॉल r के साथ क्या संबंध है। क्लियर? तो अब हम लोग निकालेंगे कौन सा, AD का वैल्यू। अगर AD निकाल लिया जाए, ध्यान से देखिए, AD अगर निकाल लेते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि कैपिटल R और स्मॉल r में संबंध निकल जाएगा। तो देखते हैं, इसे नोट कर लिए आप लोग। तो अब देखते हैं कि AD कैसे निकाला जाए, AD का वैल्यू कैसे आए। तो ट्रायंगल देखिए, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज कौन सा ले लिया जाए, BAD त्रिभुज हो गया BAD में। इस त्रिभुज में हमको क्या निकालना है, AD निकालना है। तो AD
का होल स्क्वायर जो होगा, ध्यान से देखिए, AD का होल स्क्वायर AB प्लस BD क्या हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर प्लस BD का होल स्क्वायर। क्लियर। अब AD को ध्यान से देखिए, AD जो है वो किसके बराबर, R स्मॉल r कैपिटल R, क्योंकि देखिए रिक्त की त्रिज्या व्यास हो गया ना, तो ये इसमें R R R R, तो टोटल कितना हो जाएगा, R प्लस स्मॉल r प्लस कैपिटल R का क्या हो गया, स्क्वायर इज इक्वल टू AB का वैल्यू अभी थोड़ा देर पहले निकाले थे, AB का वैल्यू कितना आया था, AB का वैल्यू कितना आया था, AB स्क्वायर को सॉल्व करके नहीं, AB का वैल्यू हम लोग पीछे फाइंड किए थे, AB जो निकाले थे पीछे फाइंड किए थे कि 2R इज इक्वल टू AB, तो ये पूरा 2R हुआ, तो 2R इज इक्वल टू क्या आया था, √2a आया था का होल स्क्वायर प्लस BD का वैल्यू, ध्यान से देखिए BD का वैल्यू क्या हो जाएगा, BD तो ये कितना है साइड A, तो ये हो गया A स्क्वायर। क्लियर है। तो यहां देखिए अब ये R और R ये क्या हो जाएगा, 2 कॉमन कर लें 2, तो R प्लस स्मॉल r का पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। देख लीजिए 2 हमने कॉमन कर लिया है, तो ये R अंदर हो गया, तो अब इधर देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, तो 2 आ गया, A स्क्वायर आ गया, A स्क्वायर आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ये हो गया R प्लस R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा 3A स्क्वायर, क्या गया 3A स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक। अब हम लोग को इसको उस साइड सेंड करना है, तो क्या आ जाएगा, R प्लस R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 का होल स्क्वायर। हमको क्या चाहिए, R प्लस R में रिलेशन, R प्लस R इज इक्वल टू √3/4 A स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा, √3/2A। क्लियर। नोट करिए इसको। तो अब क्या करते हैं, जो पीछे फाइंड किए थे R और R प्लस R दोनों को डिवाइड कर देते हैं। नाउ तो अब क्या करते हैं हम लोग, जो R प्लस R आया और जो R आया उसको डिवाइड करते हैं। नाउ R प्लस R को R से भाग देने पर, भाग दिया जाए तो क्या हो जाएगा, R प्लस R बटा में R इज इक्वल टू, R प्लस R का वैल्यू कितना आया, √3/2A। इधर नीचे R का वैल्यू कितना आया था, R का वैल्यू A/√2। क्लियर, A/√2। तो A से कैंसिल, ये इससे क्या हो गया कैंसिल, और √2 से कैंसिल हो जाएगा √2 टाइम्स। क्लियर। तो वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। आप लोग ऐसे पजल हो जाएंगे, फिर से मैं लिख देता हूं, अगले बार में लिख देंगे, √3 कितना हो जाएगा 2A, और नीचे हो गया A/√2। सॉल्व करते हैं अगले, A से कैंसिल कर देते हैं, √2 से कैंसिल कर देंगे उसको, तो इसको डिवाइड कीजिए तो कितना आ गया 1 प्लस R/R। समझ में आ रहा है सबको। R से डिवाइड किए तो R से डिवाइड किए तो 1 आ गया, इसको डिवाइड किए तो ये आ गया। अब इसको देखिए, ये आ गया √3, इसको डिवाइड कर दिए तो ये आ गया √2। हो सकता है इसमें, देख लीजिए इसको, 2 है तो 2 को √2 से काट दिए तो ये आ गया √2। अभी जो R प्लस R जो है ये इधर 1 है, उधर ले जाइए तो √3 का वैल्यू कितना हो गया 1.732, और इधर हो गया 1.414, माइनस कितना हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमें यही तो निकालना था, R/R इज इक्वल टू 1.732 माइनस 1.414 डिवाइडेड बाई 1.414। क्लियर। सॉल्व करते हैं इसको तो हो गया R/R।
r अपॉन r इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको घटाते हैं, तो 12 में से 4 गया, 12 में 4 गया तो 8 हो गया, 2 में से 1 गया तो 1, अब कितना बच गया, ये कितना बच गया 6, 6 में 4 गया तो 2, अब ये आ गया 1 में से 1 है 0, बटा में 1.4, 1 है 4। क्लियर है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा वैल्यू आ गया r/r इज इक्वल टू डिवाइड, तो आ गया वैल्यू हमारा 0.225। इसका मतलब जो त्रिज्या है चतुष्फलक के रिक्त की त्रिज्या स्मॉल r और परमाणु की त्रिज्या कैपिटल R में ये संबंध है। कई जगह देता है इसे त्रिज्या अनुपात के रूप में कि अगर धनायन और ऋणायन होता, यदि धनायन और ऋणायन के रूप में मान लेते हैं तो हम लोग लिखते हैं r प्लस बटा में r माइनस इज इक्वल टू 0.225। फिर से समझ लें, धनायन ऋणायन के रूप में यही रहता है, तो r प्लस बटा में r माइनस इज इक्वल टू 0.225 लिखा रहता है। तो ये हुआ आपका प्रूफ चतुष्फलकीय का। क्लियर हुआ? नेक्स्ट जानते हैं हम लोग अष्टफलकीय रिक्तियां क्या होते हैं। अष्टफलकीय रिक्तियां क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है। वैसे रिक्तियां जो द्वित्रिकोणीय रूप में, वैसे रिक्तियां जो द्वित्रिकोणीय रूप में 6 स्पर्श करते हुए गोलों के मध्य प्राप्त होती हैं उसे अष्टफलकीय रिक्तियां कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, वैसे रिक्तियां जो द्वित्रिकोणीय रूप में, वैसे रिक्तियां जो द्वित्रिकोणीय रूप में 6 स्पर्श करते हुए गोलों के मध्य प्राप्त होती हैं उसे अष्टफलकीय रिक्तियां कहते हैं। अष्टफलकीय जो रिक्तियां होते हैं उस एक गोला जो होता है केवल उसी में सभाजित होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं फलकीय रिक्तियों की संख्या परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है, गोलों की संख्या के बराबर होता है। तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या परमाणु की संख्या के 2 गुना, या कहें गोला के 2 गुना, और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या परमाणु की संख्या के बराबर या गोलों की संख्या के बराबर होता है। क्लियर? अष्टफलकीय रिक्त की जो त्रिज्या है स्मॉल r और परमाणु की जो त्रिज्या है कैपिटल R में क्या संबंध है, मैं इसे प्रूफ कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। क्लियर? तो हम लोग अब प्रूफ करेंगे अष्टफलकीय रिक्त की त्रिज्या जो है स्मॉल r और जो परमाणु की त्रिज्या है कैपिटल R में क्या संबंध है। और ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक घन है जिसके कोर की लंबाई कितना है a है। तो मान लेते हैं, माना कि अष्टफलकीय रिक्त की त्रिज्या अष्टफलकीय रिक्त की त्रिज्या स्मॉल r, अष्टफलकीय रिक्त की त्रिज्या कितना है स्मॉल r, एवं परमाणु की त्रिज्या जो परमाणु आप देख रहे हैं, परमाणु की त्रिज्या कैपिटल R है। कितना है? कैपिटल R है। तथा घन के कोर की जो लंबाई है, घन के कोर की लंबाई कितना है? घन के कोर की लंबाई a है। क्लियर है? तो अब हम लोग त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ABO में, या आप ये भी लिख सकते हैं त्रिभुज AOB में। एक चीज ध्यान रखें आप कि जब कभी भी आप यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहां 90-90 का एंगल बनेगा। क्लियर है? ये 90-90 हो गया। और जब ये विकर्ण कट करते हैं तो यहां भी कितना बनता है 90, तो 90 के मिडिल से आया तो ये कितना 45, ये कितना हो गया 45, और इसे मान लिए थीटा। कितना मान लिए थीटा, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 45, कॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा का वैल्यू 45। तो त्रिभुज AOB में अगर हमें थीटा निकालना कॉस थीटा तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा में कर्ण, आधार क्या हो जाएगा OB, अब बटा में कर्ण के जगह पे क्या लिख देंगे आधार की जगह OB और कर्ण की जगह क्या हो जाएगा AB या BA, AB लिख दिए हमने। क्लियर है?
तो अब cos कितना है, मैंने कहा कि अगर ये 90 है, ये 90 का हाफ कितना 45, तो ये भी कितना होगा 45। तो cos 45 इज इक्वल टू OB का वैल्यू कितना है R, OB का वैल्यू कितना हो गया कैपिटल R, और AB का वैल्यू कितना हो गया R प्लस स्मॉल r। अब वैल्यू पुट करिए, cos 45 1/√2 R प्लस R। अब इसको इस साइड शिफ्ट करिए तो क्या आ जाएगा R प्लस R बाई, ये नीचे ले आइए R और इसको ऊपर ले जाइए √2। क्लियर है? अब इसको डिवाइड कर दीजिए, अब इसको डिवाइड कीजिए, R को R से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस R बाई R इज इक्वल टू कितना आ गया √2। अब उसको उस साइड ले जाइए, R बाई R इज इक्वल टू √2 माइनस 1। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, R बाई R इज इक्वल टू √2 का वैल्यू 1.414 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा R बाई R इज इक्वल टू 0.414। यही आपको प्रूव करना था कि जो त्रिज्या का अनुपात है, जो अष्टफलकीय रिक्त की त्रिज्या R, परमाणु त्रिज्या कैपिटल R में क्या संबंध है, तो R जो है रिक्त की त्रिज्या इतना टाइम से कैपिटल R के। क्लियर हुआ? थैंक यू। अब जानते हैं त्रिज्या अनुपात क्या होता है। किसी आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में, ध्यान सुनेंगे, किसी आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में त्रिज्या अनुपात से क्या समझते हैं? किसी आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में उसके धनायन की त्रिज्या एवं ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। कई क्वेश्चन में आए त्रिज्या अनुपात निकालिए या धनायन की त्रिज्या निकालिए, ऋणायन की त्रिज्या निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? त्रिज्या अनुपात होता क्या है? तो किसी आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में उसके धनायन की त्रिज्या एवं ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। त्रिज्या अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? धनायन की त्रिज्या ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात क्या हो जाएंगे? धनायन की त्रिज्या बटा में ऋणायन की त्रिज्या। क्लियर है? तो आयनिक त्रिज्या हमने अगर बताया जाए धन आयन और ऋण आयन की त्रिज्या R प्लस हो गया धन और R माइनस ऋण आयन की त्रिज्या। तो अगर मैं रिक्तिका को, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं रिक्तिका को मान लेता हूं स्मॉल r जो धन आयन की त्रिज्या मान लिया जाए और गोला की त्रिज्या को ऋण आयन की त्रिज्या मान लिया जाए, तो चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय में त्रिज्या का अनुपात इस तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए फिगर को ध्यान से, इसमें एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको NaCl दे देगा, कहा जाएगा कि बताइए NaCl जो है इसके धन आयन की त्रिज्या है और इसके ऋण आयन की त्रिज्या निकालिए। बाकी कुछ भी नहीं दिया है, तो आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि NaCl कैसा है, अष्टफलकीय है, चतुष्फलकीय, कैसा बनाता है रिक्तिका, वो खुद से समझना पड़ेगा। इसलिए एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे। ऐसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 से लेके 0.115, 0 से लेके 0.115। तो ये होता है इसकी, अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंख्या संख्या 2 होता है, ये रेखीय होते हैं। दूसरा देखिए कि आप लोएस्ट लिमिट लेना है, हमेशा लोएस्ट लिमिट लेना है। दूसरा हो गया हमारा 0.115 से लेके 0.225, ये होता है त्रिकोण। ये कैसा? त्रिकोणीय समतल, इसमें उप सहसंख्या संख्या 3 होते हैं। अगला है हम लोग का 0.225 से लेकर 0.414 तक, ये होता है चतुष्फलकीय। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जब लिखना रहेगा ध्यान समझे, लोअर लिमिट लेंगे। अगर आपको चतुष्फलकीय का पता करना है तो लोअर लिमिट कितना से स्टार्ट हो रहा है? 0.225 से 0.414, तो लोअर लिमिट लेंगे। ये हो गया चतुष्फलकीय, इसमें 4 उप सहसंख्या संख्या होता है। नेक्स्ट है 0.414 से 0.732, ये होता है उप सहसंख्या संख्या। इसका ध्यान सुन लीजिएगा, यहाँ पे उप सहसंख्या संख्या 6 होते हैं और ये होते हैं अष्टफलकीय। ध्यान सुने, ये कैसा होते हैं? अष्टफलकीय। अष्टफलकीय में उप सहसंख्या संख्या 6 होते हैं और ये होते हैं अष्टफलकीय। नेक्स्ट उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। नेक्स्ट है हम लोग का 0.732 से लेकर 1 तक, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर उप सहसंख्या संख्या होता है 8 और ये होता है तक। क्लियर? तो अब वो स्टार्ट करते हैं वो 5 क्वेश्चन, जिसके जवाब देने पे आपको मिलेगा अगले वीडियो में आपको पब्लिसिटी। तो अब हम लोग जानते हैं वो पहला क्वेश्चन।
चतुष्फलकीय, ध्यान सुनिएगा, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर क्या होते हैं? चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर क्या होते हैं? जनरलाइज है, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर क्या होते हैं? दूसरा है अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर क्या होते हैं? गोलों की संख्या में बताना है। चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर होते हैं, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर होते हैं। चतुष्फलकीय, ध्यान सुनिए, चतुष्फलकीय में त्रिज्या का अनुपात क्या होता है? अष्टफलकीय रिक्ति में त्रिज्या का अनुपात क्या होता है? चतुष्फलकीय में त्रिज्या अनुपात क्या होता है? अष्टफलकीय में त्रिज्या अनुपात क्या होता है? 2 क्वेश्चन हो गए और 2 क्वेश्चन कितने हो गए? 4। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अंतःकेंद्रित में केंद्रीय परमाणु का उपसहसंयोजक संख्या क्या होता है? क्लियर? थैंक यू, ऑल द बेस्ट।